Good morning, my dear students. Today, I am going to teach you democracy in the contemporary world. This is the first chapter of your civics book. This book is about democracy. In this first chapter, we see how democracy has expanded during the last 100 years to more and more countries in the world. More than half of the independent countries in the world today are democracies. The expansion of the democracy has not been smooth, and different countries, it still remains an unstable and uncertain achievement. Though I think you are in class 9th and taking your first study, and I also think that you do not know more about the democracy. So, morely I want to explain it in Hindi also, that democracy is really Loktantra. Your teachers will have taught to you something also about the democracy, but here we are going to study in a broad level. Democracy. What is democracy? The question is, what is democracy? Democracy क्या है? पहले से ही आपको बताया आप जानते हैं, पहले से भी आपको ये जानकारी है कि पहले मोनार्ची हुआ करती थी। अब मोनार्ची में जो मोनार्च होता था यानी राजा होता था, उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती थी। उन कमियों के नाते और जनता हमेशा शासित होती थी, हमेशा वो शासन करता था, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन 1 जनरेशन टू 2nd टू 3rd टू 4th टू 5th, ऐसे उसकी आने वाली जो उसकी जनरेशन थी वह राजा बनती हुई चली जाती थी और वो जैसे चाहता था जनता पर शासन करता था। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो इन परिस्थितियों में जनता एक रिवोल्यूशन क्रिएट करती है, एक क्रांति होती है और जनता चाहती है कि जो भी किया जाए इसमें हम भी भागीदार बने। तो डेमोक्रेसी का सीधा मतलब ये होता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता का के ऊपर शासन किया जाता है। और इसमें एक विशेषता ये होती है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। द पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रूल ओवर द कंट्री और द स्टेट। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है देश पर शासन करने के लिए या उस स्टेट पर राज्य पर शासन करने के लिए। और ये इसका एक टाइम बाउंडेड इलेक्शन होता है, एक समय सीमा होती है, कहीं 2 साल है, कहीं 5 साल है, कहीं 4 साल है, ऐसे इस तरह ये टाइम बाउंडेड होता है कि इतने दिन तक वो रहेंगे। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो जनता फिर से उनको कंटिन्यू करेगी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो फिर दूसरे को इलेक्ट कर लेगी। रियल डेमोक्रेसी है ये। ऐसी स्थिति में ये होता है कि ए सिंगल पर्सन इज नॉट ऑलवेज अ किंग। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट वन कैन नॉट थिंक दैट ही इज द किंग फॉर एवर। वो सदा सदा के लिए राजा बन गया, ये थॉट नहीं रहती है। एंड एवरी पर्सन, वॉट एवर हिज कास्ट, वॉट एवर हिज क्रीड, वॉट एवर हिज जेंडर, दैट इज नॉट मैटर. He may be the ruler of the country. He may be the representative of the country, and the people can elect him or her. This chapter begins with different stories on the making and unmaking of the democracy for different parts of the world. Really, we can say that the restoration of democracy was not very easy. It has faced a lot of problems in different parts of the world. डेमोक्रेसी जो है, इसका जो देशों ने इसको अचीव किया, ये अचीव करना आसान नहीं था। Why? Because this is the human nature. ये मानवीय स्वभाव है। कोई भी राजा अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहेगा, और छोड़ना नहीं चाहेगा तो अपनी तरफ खींचेगा,
और जनता उससे छुड़वाना चाहेगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रगल निश्चित रूप से होना संभव है। These stories are not meant to give a sense of what it means to experience democracy and its substance. We present the pattern of the spread of the democracy first with a series of maps and then with a short story. एक छोटी सी कहानी हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे ही। उस चैप्टर के द्वारा हमको पता चलेगा कि कितनी कठिनाइयां रही हैं इस रास्ते में। The focus in this chapter is on democracy within a country, but towards the end of the chapter, we take a look at democracy or its absence in the relations among different countries. विभिन्न जो सारे देश हैं, अभी भी कुछ देश ऐसे हैं at present, कुछ देश ऐसे हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, but in the maximum countries of the world, there is democracy. We examine and working of some international organizations. This allows us to ask a big question: Are we moving towards democracy at the global level? हमने आपसे बताया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है। वहां तो या तो मिलिट्री कॉप है या तो मोनार्ची है। बहुत कम देश ऐसे बचे हुए हैं। एक फिगर भी आप इसमें देख रहे होंगे कि एक प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलेंडे हेलमेट पहने हुए जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं एंड ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं फ्रंट ऑफ द ला मुंडे चिलीज प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑन 11 सितंबर 1973। अपनी मृत्यु के पहले की उनकी ये तस्वीर है। ये तस्वीर को देख के समझिए, जब मिलिट्री ने प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया था और बाद में उनसे सरेंडर करने के लिए कहा, सरेंडर नहीं किया गया तो वहां पर बॉम्बिंग के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। वो डेमोक्रेसी के पुरोधा थे, डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे। यहाँ पे दो कहानियां, पहली कहानी आज के इस पीरियड में, इस टर्म में हम आपको बताएंगे, दूसरी कहानी कल के टर्म में बताएंगे, यानी नेक्स्ट टर्म में बताएंगे। तो ये आप देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की दो कहानियां हैं। पहली कहानी हम शुरू करते हैं, जो ये चिली की कहानी है। चिली के जो प्रेसिडेंट है उनके लास्ट वर्ड क्या थे? उस समय रेडियो की सुविधा थी और रेडियो के द्वारा ही जो सरकार के प्रतिनिधि होते थे, राष्ट्रपति होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, वो रेडियो के द्वारा ही अपने संदेश लोगों को कहते थे। आज भी देखिए हमारे देश में भी मोदी मन की बात के माध्यम से लोगों को रेडियो संदेश कहते हैं। हालांकि आज बहुत सारे साधन हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, समाचार पत्र हैं, लेकिन पहले यही तरीका था। उनकी एक स्पीच देखिए, लास्ट वर्ड्स उनके क्या हैं? वर्कर्स ऑफ माय कंट्री, आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर। अदर men will overcome this dark and bitter moment when treasons seek to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenues will again be opened through which will pass from men to construct a better society. उन्होंने अपने देश के लोगों को संबोधित किया कि ये जो संकट के बादल आए हुए हैं, ये जो मिलिट्री शासन की ओर हमारा देश जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। निश्चित रूप से ये जो घने बादल हैं वो छटेंगे और हमारे देश की सड़कों पर सड़कें फिर से खुलेंगी और उन पर स्वतंत्रता पूर्वक जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी आएंगे जाएंगे और निश्चित रूप से एक सुंदर सी सोसाइटी का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अंतिम व्यक्ति हूँ और इसके बाद फिर डेमोक्रेसी आने वाली नहीं है। लॉन्ग लिव चिली, लॉन्ग लिव पीपुल। और उन्होंने ये कहा कि लंबे समय तक चिली के लोग जीवित रहें, चिली भी बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे एक देश के रूप में। लॉन्ग लिव द वर्कर्स। और देश के जो कामगार थे, कार्यकर्ता थे, उनको भी कहा कि उनको लंबा जीवन एक आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा। आगे वो कहते हैं कि दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, एंड आई एम सर्टेन दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन। इन वेन का मतलब होता क्या? आगे वो कहते हैं कि जो ये मेरा बलिदान है देश के लिए, देश की जनता के लिए, निश्चित रूप से ये व्यर्थ नहीं जाएगा और बलिदान कहीं भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आई एम सर्टेन दैट एट द वेरी लीस्ट इट विल बी मोरल लेसन दैट विल पनिश फेलोनी, कवर्डाइस एंड ट्रीजन। जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जो कायर लोग हैं, इनको निश्चित रूप से यह एक सबक भी देगा। These are some extracts from the last speech of Salvador Allende, pronounced Allende.
ये सल्वाडोर एलेंडे की अंतिम स्पीच थी, उनका अंतिम भाषण था। ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ चिली, ए कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, यू नो, साउथ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट। चिली एक छोटा सा देश है, वहीं का एक गणराज्य है। वहां के प्रेसिडेंट की अंतिम शब्द थे। The speech was given on the morning of 11 September 1973, the day his government was overthrown by the military. ये शब्द उन्होंने उस समय कहे थे जब मिलिट्री के द्वारा 11 सितंबर 1973 को उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। एंडे was the founder leader of the Socialist Party of Chile and led the Popular Union coalition to victory इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1973। उन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया था जिसका नाम उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी रखा था। सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक होता है। हमारे देश में भी सोशलिस्ट पार्टी थी, अभी भी संभवतः है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने ये पार्टी की स्थापना किया था, जनता के बीच गए थे, जनता ने उनको वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से उनको प्रेसिडेंट चुना था। और after being elected the president, Allende had taken several policy decisions to help the poor and the workers. These included reform of the educational system, free milk for children, and redistribution of the land to the landless farmers. कुछ अच्छे काम उन्होंने किए थे। अच्छे काम जब किए जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता का विकास होता है और शासन के प्रति जो जनता का विश्वास है वो भी बढ़ता है। उन्होंने कुछ ऐसे काम अच्छे किए थे कि जिससे गरीब और कमजोर लोग हैं उनको काफी मदद मिले। जो किसी भी देश का जो एजुकेशनल सिस्टम है, जितना वो मजबूत होता है उतनी ही मजबूत उस देश की जनता भी होती है। एजुकेशनल सिस्टम को मजबूत करना हर सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम के माध्यम से ही अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे प्रशासक, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये आते हैं। इसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश किया। एंड आल्सो मेक फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दूध बहुत आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि सारे बच्चे, जितने भी देश के बच्चे हैं, सबको मुफ्त में सरकार दूध देगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स, बहुत सारे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि थी ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो बहुत ज्यादा लोग हैं, जैसे हमारे भारत में भी ऐसा हुआ था, जमींदारी प्रथा का जब उन्मूलन किया गया था, तो पटेल के नेतृत्व में, जो हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर थे और वो प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने भी जमींदारी प्रथा का भारत में उन्मूलन किया था। जमींदारी प्रथा का मतलब ये था कि लैंडलेस फार्मर्स को, जमींदारों में से जमीन निकाल करके लैंडलेस फार्मर्स को दिया जाए। तो वहां भी इस तरह की चीजें थी। वहां उनकी जो चिली की सोसाइटी थी, चिली की सोसाइटी में भी ये चीजें थी। इसको लैंडलेस फार्मर्स को उन्होंने, कि वो मजदूर ना रहे बल्कि खुद जमीन के मालिक हो जाए, ये काम उन्होंने किया। He was opposed to foreign companies taking away natural resources like copper from the country. चिली में कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में है और तमाम सारी विदेशी कंपनियां आती थीं और वहां से, मतलब सरकार के माध्यम से ही आती थी, अपने सोर्स से ही आती थी और वहां से ये कॉपर निकाल करके ले जाती थी। उन्होंने इसका भी विरोध किया। इन्होंने कहा कॉपर जो है वो हमारे देश का है, हमारे देश के लोगों के ये काम आएगा। इसका भी उन्होंने विरोध। द लैंड लॉस, द रिच एंड द चर्च अपोज हिज पॉलिसीज। चर्च, एज यू नो, चर्च का पहले बहुत रोल हुआ करता था और मेरे ख्याल से हमारे देश में भी तमाम साधु महंतों का रोल हुआ करता था, ऐसे वहां पे चर्च का रोल था। तो चर्च को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सुपरमेसी कायम करना चाहता है। जनता को ज्ञान हो जाए तो ये पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा संकट है। पॉलिटिशियन हमेशा ये चाहता है कि जनता वही सुने जो वो कहें, और अधिक ज्ञान अगर जनता को हो गया तो शायद वो जो हमारी ट्रेजरी है वो उसको समझ जाएगी। तो भरसक प्रयास करते हैं कि वो मूर्ख ही बने रहें, बेवकूफ ही बने रहें। तो चर्च ने, और जो वहां के लैंडलॉर्ड थे, भाई किसी की जमीन काट करके किसी दूसरे को दीजिएगा तो स्वाभाविक है वो नाराज होगा। तो लैंडलॉर्ड्स भी इस सरकार को अपोज कर रहे थे। जो रिच लोग थे, रिच होता कैसे है, निश्चित रूप से पहले गरीबों का खून चूसता है, अपने मोटा होता है, तो बार बार चाहता है कि गरीब गरीब ही रहे ताकि खून चूसने का भरपूर अवसर उनको प्राप्त हो। तो वो भी विरोध कर रहे थे। तो ये सारे लोग विरोध कर रहे थे। सम पॉलिटिकल पार्टीज इन चिली आल्सो अपोज्ड हिज गवर्नमेंट। और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो जिनकी चल नहीं रही थी वो भी विरोध कर रही थी। इस तरह से, एक तरह से
जनता को सुविधा देने के बावजूद तमाम सारे बड़े लोग और राजनीतिक पार्टियां उनका विरोध कर रही थी। मिलिट्री कॉप इन 1973, ये मिलिट्री कॉप जिसको हम कहते हैं सैन्य शासन, 1973 में वहां पर सैन्य शासन लग गया। On the morning of 11th September 1973, the military took over the seaport. The defense minister was arrested by the military when he arrived at his office. वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो मिलिट्री ने पहले उनको अपने कब्जे में ले लिया। द मिलिट्री कमांडर्स ऑल द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, और वहां से उन्होंने संदेश दिया राष्ट्रपति को, भाई वो रिजाइन कर रहे हैं। Allende refused to resign or leave the country, but realizing the danger to the country and to his life, he addressed the people on the radio, part of which we read in the beginning. तो उनको जब ये लगा कि भाई अब मिलिट्री ने ही ऐसा कर दिया है, तो उनको लगा कि ये देश और वो खुद खतरे में है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने तुरंत रेडियो पर जनता को संदेश दिया, वही संदेश जो पहले पहले हम लोगों ने पढ़ा है। in the Then the military surrounded the president's house and started bombing it. उसके बाद जो प्रेसिडेंट हाउस था, राष्ट्रपति भवन था, उसको मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बॉम्बिंग करने लगे। President Allende died in military attack. This was the sacrifice he was talking about in his last speech. A government elected by the people was overthrown by the military through conspiracy and violence. These two words are very important. फर्स्ट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, कॉन्स्पायरेसी, जिसको षड्यंत्र कहते हैं। तो ये षड्यंत्र जो होता है, किसी के भी खिलाफ षड्यंत्र जो होता है, वो एक युद्ध से भी ज्यादा भयानक होता है। और षड्यंत्र के साथ यदि हिंसा जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस तरह से जनता के द्वारा एक, यहाँ पे ये चीज समझने के लायक है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ डेमोक्रेसी। हम यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की डिफिकल्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस स्टोरी इज आल्सो अबाउट दैट, कि शुरू में डेमोक्रेसी हुई, फिर डेमोक्रेसी के बाद कुछ लोगों की कॉन्स्पायरेसी और कुछ लोगों के वायलेंस से या कुछ लोगों की नाखुशी के कारण फिर उस डेमोक्रेसी को डैमेज होना पड़ा और फिर मिलिट्री कॉप आ गया, यानी कि एक तरह से सैन्य शासन आ गया। What took place in Chile on 11 September 1973 was a military coup. General Augusto Pinochet pronounced Pinochet, an army general led a coup. एक आर्मी जनरल थे जो, जिसको हम कहते हैं सेनाध्यक्ष, अब वो प्रेसिडेंट बन गए। The government of the United States of America was unhappy with Allende's rule and is known to have supported the funded activity that led to the coup. और तमाम सारे अगल बगल के देश भी होते हैं जो अपने हिसाब से पड़ोसियों को चलाना चाहते हैं। तो पहले के प्रेसिडेंट से अमेरिका भी बहुत खुश नहीं था। ऐसी दशा में जो मिलिट्री कॉप यानी सैन्य शासन के जो जनरल राष्ट्रपति बने, उनको उसने मदद देना शुरू कर दिया। द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, और देश के सारे पावर मिलिट्री ऑफिसर्स को शिफ्ट कर दिए गए और ये शासन 17 वर्षों तक चला। दे कुड डू एज द विश एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम। Thus the military dictatorship was stabilized in Chile. Pinochet government tortured and killed several of those who supported Allende and those who wanted democracy to be resolved. One thing is remarkable here. मिलिट्री शासन जो होता है उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता, यू कांट गेट एनी टाइप ऑफ फ्रीडम इन मिलिट्री कॉप और डिक्टेटरशिप। जब मिलिट्री का शासन होता है तो आपके पास कोई फ्रीनेस नहीं होती है। यू शुड हैव टू बिहेव व्हाट दे लाइक, आपको उसी प्रकार का बिहेव करना पड़ता है जो वो चाहते हैं, अदरवाइज यू विल बी किल्ड और टॉर्चर्ड, आप मार दिए जाएंगे या आपका टार्चर किया जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरह से चिली में भी विभिन्न सारी चीजें होने लगी। जो मिलिट्री कॉप का विरोध करते थे उनको मार डाला जाता था या उनको टार्चर किया जाता था। एयरफोर्स एंड मेनी अदर ऑफिसर्स वाज
These included General Alberto Bachelet to the Chilean Air Force and many other officers who refused to join the CAF. बहुत सारे लोग को टार्चर किया गया, बहुत सारे लोगों के परिवार के बच्चों को, उनकी पत्नी को भी टार्चर किया गया. जनरल बेस्लेट्स वाइफ एंड डॉटर वर पुट इन प्रिजन एंड टॉर्चर्ड. ये जो एयरफोर्स के जनरल थे, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को जेल में डाल दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, तंग किया गया. More than 3,000 people were killed by the military. Many more were reported missing. No one knows what happened to them. Many persons missed who opposed the government, who opposed the military coup, and nearly 3,000 people were killed by the military. मिलिट्री ने अपना विरोध करने वाले लगभग 3,000 लोगों को मार डाला. अब बहुत सारे लोग गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ गए, वो कहीं दफना दिया गया, किसी को समुद्र में फेंक दिया गया. इस तरह से जबरदस्ती मिलिट्री रूल चिली में रहा. एंड आई एम गोइंग टू finish here because I think that it will be more for you in one session. Next session I'll meet you again. Thank you, my dear students. See you again.